हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्यूरा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड साल्ट का सेकंड लेक्चर, क्लास 10th का है। अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, वहां से जाके आप देख सकते हैं पहला लेक्चर। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में। बाकी जितना भी इंडिकेटर था सबके बारे में हमने बता दिया। ठीक है, उस इंडिकेटर में क्या क्या था? लिटमस पेपर था, लिटमस था, फेनोप्थिलीन था, ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज था, मिथाइल ऑरेंज। और जो जनरल यूज कभी कभी जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है वो है क्या? टर्मरिक। टर्मरिक। तो ये सारा इंडिकेटर के बारे में हमने जान लिया था कि इसका कैसे हम यूज कर रहे थे एसिड बेस को टेस्ट करने के लिए। मतलब कौन सा सोल्यूशन एसिड है या फिर कौन सा सोल्यूशन बेस है। तो इस सारे इंडिकेटर के हेल्प से हम ये चीज जान रहे थे। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स में। तो इसमें इस इंडिकेटर्स का काम है क्या है, ये भी बताएगा आपको कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और या कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है, किसके हेल्प से? स्मेल के हेल्प से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई सब्सटेंस लेते हैं, उस सब्सटेंस में एसिड मिलाते हैं या फिर बेस मिलाते हैं, तो उसके क्या होता है कि उस सब्सटेंस का स्मेल है चेंज हो जाता है। तो जैसे कि एग्जांपल में हम बताएं आपको कि सबसे पहले ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में जो लिया जाता है वो है ऑनियन। तो ऑनियन पील्स लिया जाता है, तो ऑनियन पील्स का स्मेल एक ओरिजिनल स्मेल अलग होता है, डिफरेंट होता है। जब आप इसको ऑनियन पील्स को बेस में डालिएगा तो उसका स्मेल क्या होगा, पूरा जो ऑनियन पील्स का जो ओरिजिनल स्मेल है वो ओरिजिनल स्मेल क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो उसका जो पीछे, और फिर वही क्या है कि जब हम इसको एसिड में डालेंगे तो उसका क्या होगा कि जो उसका ओरिजिनल स्मेल है वही स्मेल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो हम उसके अनुसार देखते हैं कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। जैसे कि अगर आप अब भी आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो आप देखे होंगे कि बहुत सारा जगह पे आपको जब खाना बनता होगा, खाना बनने के टाइम में क्या होता है कि अगर नॉन वेज बन रहा है तो उसका स्मेल अलग आ जाता है, अगर वेज ही बन रहा है तो उसमें बहुत सारा चीज रहता है, जो मसाला वगैरह डालने के बाद क्या होता है, स्मेल डिफरेंट डिफरेंट आता है। तो उस स्मेल से आपको पता लग जाता है कि हाँ कितने डिस्टेंस पे क्या बन रहा है। तो सेम थ्योरी अप्लाई करना है इस इंडिकेटर के लिए भी। इसमें भी आपको एसिड और बेस उसी के अनुसार निकालना है। ठीक है, तो एक बात हम आपको बता दें अभी, कि जितना भी सब्सटेंस है, डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट स्मेल। ये आप जानते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट स्मेल। किसी भी दो सब्सटेंस का स्मेल क्या होगा, सेम नहीं होता है। जितना भी सब्सटेंस होगा वो सारे सब्सटेंस का क्या होगा, स्मेल डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे कि अगर हम मान ले कि सब्सटेंस ए है, इसका स्मेल कुछ और है, और सब्सटेंस बी है, इसका स्मेल कुछ और है, तो इस दोनों का स्मेल क्या होगा, दोनों का स्मेल डिफरेंट होगा। ठीक है, तो जितना भी सब्सटेंस रहेगा अलग अलग सब्सटेंस का क्या करेंगे हम, अलग अलग स्मेल देखेंगे, मतलब अलग अलग स्मेल सूंघेंगे। तो उससे रिलेटेड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होगा वो सारा पॉइंट्स को हम एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक देखना आपको। और जहां भी जिस पॉइंट में भी आपको समझ नहीं आता उस पॉइंट से रिलेटेड डाउट्स आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दूसरी बात कि अगर आपको तब भी जरूरत पड़ रहा है कि वीडियो से हम हम सेटिस्फाई नहीं हुए, तो आप हमसे जरूर व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे हम आपका डाउट्स, सारा का सारा डाउट्स क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मींस रिलेटेड टू द सेंस ऑफ स्मेल। ये आपके स्मेल के से, जो स्मेल है ना, स्मेल पे डिपेंड करता है कि जितना भी चीजें रहेगा वो सारा का सारा किस पे डिपेंड करेगा, स्मेल पे। ठीक, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम एसिड या बेस को डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला इंडिकेटर किसमें किस टाइप का है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, उसके बाद है दोज सब्सटेंस हुज स्मेल। ठीक है, स्मेल या ऑर्डर क्या होता है, चेंज हो जाता है। चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स।
मतलब एक कोई सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है? मान लीजिए कि ये हमने सब्सटेंस लिया है, इसको हम क्या कर रहे हैं, या तो हम एसिडिक में डाल रहे हैं या फिर बेसिक में डाल रहे हैं, ठीक है? ये मान लिए एसिड है और ये मान लिए बेस है, ठीक है? इस दोनों में से किसी एक में इस सब्सटेंस का क्या होगा, स्मेल चेंज हो जाएगा। मान लीजिए इसमें डाले, इसमें स्मेल क्या हो गया, चेंज हो गया, और इसमें क्या हो गया, स्मेल चेंज नहीं हुआ, ठीक है? स्मेल चेंज ठीक है, स्मेल चेंज इसमें नहीं हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक इन नेचर है, ठीक है? तो ये डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें होता है कि मान लीजिए कुछ सब्सटेंस का क्या होगा, बेस में स्मेल चेंज हो जाएगा लेकिन एसिड में स्मेल चेंज नहीं होगा, कुछ का क्या होगा, एसिड में चेंज हो जाएगा बेस में नहीं होगा, ठीक है? तो इस तरह बहुत सारा हम ले सकते हैं, ठीक है? ऑल्फैक्टिव इंडिकेटर के बेसिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस ले सकते हैं जिसको हम एसिड या बेस में डालकर चेक कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन हम एसिड बेस में चेक करने से पहले, ठीक है, हमें ये पता होता है कि ये जो सब्सटेंस है इसका नेचर एसिड में और बेस में क्या होगा। जब हम एसिड या बेस में डालेंगे तो इसका स्मेल क्या होगा, चेंज होगा या नहीं, ये हमें पहले से पता होता है, ठीक है? अब ये पता कैसे होता है कि हम टेस्ट करते हैं, पहले एक एसिड या बेस ले लेते हैं, ठीक है? एसिड या बेस कैसे लेते हैं कि जब हम लिटमस पेपर के हेल्प से हम ये जान लेते हैं कि ये वाला सब्सटेंस, जैसे देखिए कि अगर हम यहाँ पे बताना आपको चाहें कि हमने 2 ले लिया, 2 सॉल्यूशन लिया, ठीक है? सॉल्यूशन ए लिया और सॉल्यूशन क्या लिया है, बी लिया है, ठीक है? तो इसमें हमने लिटमस पेपर डाल दिया, लिटमस पेपर जब इसमें डाला तो इसमें क्या हो गया, ब्लू लिटमस डाला तो रेड हो गया, तो मतलब ये हम बोल दिए कि ये क्या है, एसिड। और इसमें क्या है कि हम जब रेड लिटमस डाल रहे हैं तो ब्लू हो जा रहा है, तो इसका मतलब हम क्या ये समझ रहे हैं कि ये बेस है, ठीक है? एसिड और बेस हमने पहले नोन ले लिया, मतलब हमें पता है कि ग्लास ए में हमारा एसिड है और ग्लास बी में हमारा क्या है, बेस है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम वो सब्सटेंस डालेंगे जिसका स्मेल चेंज हो जाएगा एसिड में या फिर बेस। तो उसमें से एक सब्सटेंस आता है ओनियन, ठीक है? ओनियन पील्स। इसको हमने क्या किया, एसिड में डाला, तो देखा कि इसका जो स्मेल है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है? और जब वही सब्सटेंस को हम डाल रहे हैं बेस में तो उसका देख रहे हैं कि स्मेल, जो उसका ओरिजिनल स्मेल है वो स्मेल क्या हो रहा है, एकदम से खत्म हो जा रहा है, मतलब उसका ओरिजिनल स्मेल पूरा वेनिश हो जा रहा है, मतलब उसके पास अब नया दूसरा स्मेल आ जाएगा। तो इस केस में हम ये बोल देंगे कि ओनियंस हमें ये इंडिकेट करेगा कि एसिड में उसका स्मेल ओरिजिनल स्मेल ही रहेगा और बेस में उसका ओरिजिनल स्मेल नहीं रहेगा, ठीक है? यहीं से हमें पता लगता है कि एसिड और बेस कौन कौन सा है, किसके बेसिस पे, ऑल्फैक्टिव इंडिकेटर के बेसिस पे, ठीक है? आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि एसिड में हम क्या करेंगे, एसिड आर दो सब्सटेंस व्हिच हैव सावर टेस्ट। ये तो हम पहले ही बता दिए कि एसिड क्या है, जब एसिड एसिड को हम टेस्ट करते हैं, एसिड को जब हम टेस्ट करते हैं तो उसका टेस्ट क्या रहता है, सावर टेस्ट रहता है। सावर टेस्ट का क्या मतलब है, खट्टा, ठीक है? जैसे कि आप लेमन को लेते हैं, ठीक है? लेमन को जब आप खाइएगा तो लेमन कैसा लगेगा, सावर इन टेस्ट, या फिर हम मान लीजिए कर्ड ही ले लिए, ठीक है? तो कर्ड का टेस्ट कैसा होगा, सावर इन टेस्ट होगा। तो ये सारा दोनों जितना है, ये या फिर ये, तो इस दोनों का क्या नेचर है कि ये दोनों दिखाएगा आपको कि इसके पास एसिड है, ठीक है? इसका क्या मतलब हो गया कि एसिड हम जो खाते हैं, तो हम एसिड जो हम खाते हैं उस एसिड का स्वाद क्या है, सावर इन टेस्ट है, ठीक है? तो हम ये भी एक बात जानिए कि हाँ, हम एसिड को खा भी सकते हैं। इससे भी हमको यही नहीं पता चल रहा है, लेमन में एसिड रहता है मतलब हम लेमन खाते हैं तो मतलब एसिड खाते हैं, कर्ड में भी एसिड रहता है तो हम कर्ड खाते हैं, तो इसका मतलब हुआ हम, देखिए एग्जाम्पल्स में क्या कर रहा है, रो मैंगो, ठीक है? रो मैंगो में भी एसिड रहता है, और रो ग्रेप्स खाइए वो भी खट्टा लगेगा, लेमन्स खाइए वो भी खट्टा लगेगा, सावर इन टेस्ट, ऑरेंज खाइए वो भी सावर इन टेस्ट रहेगा, टेमेरिंड, टेमेरिंड का मतलब है इमली, ठीक है? इसको बोलते हैं हम इमली। इसको जब आप खाइएगा ये भी क्या रहेगा, खट्टा रहेगा। तो ये सारा सब्सटेंस को जब आप खाइएगा तो खट्टा लगेगा, इसका क्या मतलब है कि इस सारे सब्सटेंस के पास क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है? अब उसके बाद देखिए, एसिड प्रेजेंट इन द प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। देखिए यहाँ तक तो हमने ये जान लिया था, यहाँ तक हमने ये जान लिया था कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर किसको किसको बोलते हैं, ठीक है? और एक इसमें हमने बताना भूल गया, हम बता देते हैं कि इसमें एक ऑनियन पिल्स के अलावा होता है एक वेनिला, ठीक है? इसमें एक होता है वेनिला,
तो वेनिला का भी क्या रहता है, जो ओरिजिनल स्मेल है, जब आप इसको बेस में डालिएगा इसका ओरिजिनल स्मेल गायब हो जाएगा, कुछ नया स्मेल आ जाएगा। और एसिड में डालने पे ये इसका क्या होगा, जो इसका ओरिजिनल स्मेल है वही इसका ओरिजिनल स्मेल इसके पास रहेगा। तो ये हमें दिखाता है, वेनिला हो गए या ऑनियन पील्स हो गए, ये दोनों चीजें हमें ये दिखाएगा कि हम ये दोनों सब्सटेंस ये बताता है कि वो ऑल्फैक्टर इंडिकेटर्स की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो फिर है एसिड। अब जो हम बातें कर रहे थे वो एसिड के बारे में ही अभी तक बात किए थे। ऑर्गेनिक एसिड कहाँ मिलता है, प्लांट्स या एनिमल्स में ऑर्गेनिक एसिड मिलता है। मतलब ये हो गया कि जो भी आप खा रहे हैं, लेमन हो गया, लेमन कहाँ से आता है, प्लांट से। तो लेमन में जो एसिड रहेगा वो एसिड क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, या फिर देखिए कर्ड हुआ, कर्ड कहाँ से आता है, एनिमल से आता है। तो एनिमल में जो कर्ड में एसिड रहेगा वो एसिड क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक एसिड कहलाएगा। ठीक है, तो आपको ऑर्गेनिक एसिड समझने में कहीं दिक्कत नहीं आ रहा कि आप देखिए कि कोई भी एसिड है, ठीक है, कोई भी एसिड, वो एसिड हमें कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, अगर वो एसिड प्लांट से मिल रहा है तो भी आप बोल दीजिए कि वो एसिड क्या है, ऑर्गेनिक है। वो एसिड अगर एनिमल के प्रोडक्ट से मिल रहा है तो भी आप बोल दीजिए कि वो एसिड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। तो ऑर्गेनिक एसिड को पहचानने में हमें कभी दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें ये पता लग जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस सोर्स से आया है। ठीक है, वो प्लांट से आया है या फिर एनिमल से आया है। हम जहां से भी जो चीजें आता है तो हम बता सकते हैं कि वो इससे रिलेटेड है। ठीक है, अगर कोई भी सब्सटेंस प्लांट से आता है या फिर एनिमल से आता है तो उसमें जो एसिड पाया जाता है वो सारा एसिड क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड को समझने में कहीं दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे आसान सा तरीका यही है कि आप ये देखिए कि वो प्रोडक्ट कहाँ से आया है जिसमें एसिड है। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड का कुछ एग्जांपल है, उसमें क्या है, एसिडिक एसिड जिसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड, ये हो गया साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सारा का सारा एसिड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ये सारा का सारा एसिड को हम खाते हैं। ठीक है, समझ गए, इतना आप समझ लीजिए कि जितना भी ऑर्गेनिक एसिड होता है वो सारा ऑर्गेनिक एसिड हमारे फूड में यूज किया ही जाता है। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि आपसे कोई भी पूछेगा कि हम कौन सा एसिड खाते हैं या फिर पीते हैं, आप आपके पास क्या रहेगा ऑप्शन में, एक रहेगा इनऑर्गेनिक और दूसरा क्या रहेगा, ऑर्गेनिक। तो आप आराम से इसको टिक लगा दीजिए कि आप खाते हैं पीते हैं किस कौन सा एसिड, ऑर्गेनिक एसिड को ही खाते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी एसिड फूड में नहीं यूज किया जाता है। देखिए, अब कौन सा एसिड किस सब्सटेंस से पाया जाता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, एसिडिक एसिड है वो किस में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है। या देखिए, ये सारा पॉइंट्स में कुछ कुछ पॉइंट्स क्या है आपको याद रखना पड़ेगा, ये बिना याद रखे इसके मतलब कोई चारा ही नहीं। आप याद, आपको हर हाल में ये याद करना ही करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इस चीज को समझ लिए याद नहीं किए तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि ये हो गया एसिडिक एसिड फाउंड इन विनेगर, ये आपको पता होना चाहिए कि विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो विनेगर में जो एसिड पाया जाता है उस एसिड का नाम, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है, देखिए साइट्रिक एसिड फाउंड इन द, साइट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट सच एज लेमन ऑरेंज। ये सब क्या है, लेमन या ऑरेंज, ये सब साइट्रस फ्रूट है। तो ये साइट्रस फ्रूट में ही क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो आपसे जब भी कोई पूछे लेमन या ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है तो आप ये आराम से बता दीजिए कि लेमन या फिर ऑरेंज में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन द कर्ड, कर्ड में जो एसिड पाया जाता है उस एसिड का नाम है लैक्टिक एसिड। ठीक है, देखिए टेमराइंड एंड अनराइप, टेमराइंड एंड अनराइप ग्रेप्स जो है, ठीक है, जो कच्चा अंगूर बोलते हैं, कच्चा अंगूर का क्या मतलब, अनराइप ग्रेप्स। अनराइप ग्रेप्स और टेमराइंड में जो पाया जाता है एसिड, उस एसिड को बोलते हैं टार्टरिक एसिड। ठीक है, टेमराइंड का क्या मतलब है, इमली, उसमें इमली में जो पाया जाता है एसिड उसका नाम है टार्टरिक एसिड। और अनराइप ग्रेप्स का क्या मतलब है, कच्चा अंगूर में जो एसिड पाया जाता है उस एसिड को ही बोलते हैं टार्टरिक एसिड। ठीक है, अब देखिए टोमेटोज हो गए। ठीक है, टोमेटोज में एसिड जो पाया जाता है उस एसिड का नाम है ऑक्जेलिक एसिड। जो फॉर्मिक एसिड है प्रेजेंट इन स्टिंग एंड न्यूट्रल लिप्स, जो स्टिंग का क्या मतलब है, एंड स्टिंग जानते हैं, जो चींटी काटता है उस चींटी में रहता है। और नेटल लिप में आप देखे होंगे जंगल में ये रहता है पत्ता टाइप का। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि एक नुकीला कांटा टाइप का रहता है स्टिंग।
तो वो उसको जब आप टच करिएगा तो पूरा जहां आप टच करिएगा जिस पार्ट में, उस पार्ट में क्या होगा, खुजलाने लगेगा। ठीक है, तो उस पार्ट में कुछ टाइम बाद क्या होगा, एकदम रेड रेड एरिया हो जाएगा। ठीक? तो उस रेड जो होता है वो किसके वजह से होता है, ये फॉर्मिक एसिड के ही वजह से होता है, और इसी एसिड के वजह से हमें क्या होता है कि खुजलाने लगता है। ठीक है, ये फॉर्मिक एसिड की वजह से ही खुजलाने लगता है। क्या? देखिए, और वो था ऑर्गेनिक एसिड। अब हम जो बात करेंगे मिनरल एसिड के बारे में। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड हमें कहाँ मिल रहा था, प्लांट या एनिमल में, और ये जो मिनरल एसिड है वो कहाँ मिलेगा, अर्थ के अंदर मिलेगा। ठीक है, मिनरल एसिड फाउंड अंडर द अर्थ। ठीक है, अर्थ क्रस्ट बोल सकते हैं या फिर अर्थ बोल सकते हैं, जो दिल करे वो आप बोल सकते हैं। तो उस एसिड को बोलते हैं क्या है, मिनरल एसिड। ठीक है, मिनरल एसिड को इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे मिनरल एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड में अंतर क्या है, तो आप ये बता सकते हैं कि मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड बोथ आर सेम, दोनों को दोनों क्या है, सेम है। ये जो है मिनरल एसिड क्या है, मैन मेड एसिड है। मिनरल एसिड क्या है, मैन मेड एसिड है। मतलब ये हुआ कि मिनरल एसिड को हम लैब में बना सकते हैं। देखिए, अब ये बोल रहा है, एक साइड ये सोचिए कि ये जो है मिनरल एसिड ये बता रहा है कि जो मिनरल एसिड हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलता है या फिर अर्थ के अंदर मिलता है, उस एसिड को बोलते हैं मिनरल एसिड। और ये भी बोल रहा है कि ये एसिड क्या है, मैन मेड एसिड है। इसका क्या मतलब है, दोनों दोनों स्टेटमेंट क्या है, एक दूसरे का कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन का क्या मतलब है कि देखिए, हम समझाते हैं आपको। ये जो है अर्थ में इसलिए बताया जाता है कि जो सब्सटेंस, कुछ कुछ सब्सटेंस हम एसिड बनाते हैं मिलाकर, दो दो सब्सटेंस को मिलाकर एक, सॉरी, दो एलिमेंट्स को मिलाकर हम क्या बनता है, एक एसिड बनाते हैं। तो ये जो एलिमेंट हमें जनरली मिलता है अर्थ क्रस्ट के अंदर ही मिलता है। ठीक है, फिर उस एलिमेंट के हेल्प से हम क्या करते हैं, एसिड बनाते हैं। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि जो एसिड है वो अर्थ में मिलता है, उस एसिड को बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। और इसीलिए ये भी बोलते हैं कि मिनरल एसिड को हम मैन मेड एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच आई होप कि आंसर डिफरेंस पता चल गया होगा कि अर्थ क्रस्ट में जो एसिड रहता है और मैन मेड एसिड हम क्यों बोलते हैं। ठीक है, अब फिर है इसका एग्जांपल में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये तीनों एसिड क्या है, मिनरल एसिड बोलते हैं या फिर इनऑर्गेनिक एसिड। और ये तीनों का तीनों एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। जो ऑर्गेनिक एसिड होता है, ठीक है, देखिए ऑर्गेनिक एसिड वीक होता है। ठीक है, और जो इनऑर्गेनिक एसिड हुआ या फिर मिनरल एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। मिनरल एसिड बोलिए या फिर इनऑर्गेनिक एसिड, स्ट्रॉन्ग होगा वो। ठीक है? उसके बाद कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं और वीक एसिड किसको बोलते हैं। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड में आपका एग्जांपल वीक एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसमें नहीं लिखा है, हम लिख देते हैं कि ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड में आपका कहलाएगा कौन सा, मिनरल मिनरल एसिड। ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड में क्या होगा, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। जितना भी ऑर्गेनिक एसिड होगा वो सारा का सारा एसिड क्या होगा, वीक एसिड। उसके बाद जो हमारे पास टर्म आता है कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड किसको बोलते हैं या फिर डाइल्यूट एसिड किसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, कंसंट्रेटेड एसिड एसिड इज वन विच कंटेन द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। देखिए, मान लीजिए कि ये हमने क्या किया, एक गिलास एसिड लिया। ठीक है, और इस एसिड में हम बोल रहे हैं कि एसिड में जो वाटर का अमाउंट है वो बहुत ही बहुत कम है। ठीक है, जब वाटर का अमाउंट किसी एसिड में बहुत ज्यादा कम होगा, उस एसिड को हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड मतलब हो गया कि इसमें जो वाटर रहेगा वो नेग्लेजिबल के बराबर रहेगा, वो ना के बराबर रहेगा। ठीक है, बस इसीलिए हम ये डिफाइन करते हैं कि जो हम कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं जिसमें कि वाटर नेग्लिजिबल रहता है या फिर बहुत ही कम अमाउंट में वो वाटर उसमें प्रेजेंट रहता है, उस एसिड को बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड।
ठीक इसका उल्टा होगा डाइल्यूट एसिड में। डाइल्यूट एसिड में क्या होगा, एसिड कम रहेगा एज कंपेयर टू वाटर। वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में रहेगा और एसिड उससे कम रहेगा, तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे हम डाइल्यूटेड एसिड। ठीक है, ए डाइल्यूट एसिड इन विच a dilute acid is one which contain much more amount of water in it। इसमें क्या होगा कि वाटर का अमाउंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो उस एसिड को बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आप एक एसिड को डाइल्यूट एसिड या फिर कंसंट्रेटेड एसिड खुद बना सकते हैं। कब बना सकते हैं, जब आप उस एसिड में वाटर ऐड कर दीजिएगा तो एसिड क्या होगा, या फिर डाइल्यूट बन जाएगा या फिर कंसंट्रेटेड बन जाएगा। ठीक है, देखिए अब कह रहा है डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड टू द वाटर ग्रेजुअली विथ स्टरिंग एंड नॉट बाय एडिंग वाटर टू द कंसंट्रेटेड एसिड। देखिए जब आप डाइल्यूट एसिड बनाइएगा, डाइल्यूट एसिड बनाने का क्या मतलब है, कंसंट्रेटेड एसिड में हम वाटर को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले बात आप ये समझ लीजिए कि जो भी आप प्रोसेस करिएगा, ठीक है, जैसे हम एक रफ स्केच बताते हैं आपको इसमें। देखिए इसमें हम आपको रफ इसके ये बता रहे हैं कि एक हमने क्या किया, दो चीजें लिया। ठीक है, इसमें हम क्या किया, एसिड, इसमें हम क्या करेंगे, एसिड मिलाएंगे और यहाँ पे क्या है हमारा वाटर। ठीक है, और ये हमने फिर दूसरा लिया, इसमें हम क्या करेंगे, वाटर मिलाएंगे और इसमें है क्या, एसिड। ठीक है, ऐसा ऐसा करेंगे। देखिए तो इस दोनों केस में क्या होगा कि जब भी आप वाटर मिलाइए एसिड में या फिर एसिड मिलाइए वाटर में, इस दोनों केस में क्या होगा, हाई एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, हाई एनर्जी रिलीज होगा। मतलब ये हो गया कि ये दोनों केस एक्चुअली में हमारे पास क्या हार्मफुल है, ऐड करना क्या है, हार्मफुल है। हम दोनों केस नहीं करना ज्यादा आप प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो लेकिन हमको क्या करना है, डाइल्यूट एसिड बनाना है। दोनों केस में हाई एनर्जी रिलीज होगा। जब हाई एनर्जी रिलीज होगा तो दोनों केस में क्या होगा कि या फिर ग्लास टूट जाएगा या फिर जो उसमें वाटर होगा वो बाहर निकल के हमारे फेस या क्लॉथ जगह पे पड़ जाएगा, तो उसके लिए भी क्या होगा, हमारा जो क्लॉथ डैमेज हो जाएगा या फिर जो जिस ऑर्गन पे पड़ेगा वो ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। तो दोनों केस हमारे क्या क्या है, हार्मफुल है। लेकिन हमें क्या करना है कि दोनों में से एक के हेल्प से हमें डाइल्यूट एसिड बनाना है। ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड से हमें डाइल्यूट एसिड बनाना है, दोनों 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 में से एक के हेल्प से। ठीक है, तो वो कौन सा हेल्प करेंगे वो हम बताते हैं। देखिए जब आप वाटर को, ठीक है, ये वाला पहला ये केस है ना, ये वाला ये केस, तो इस केस में हम डिस्कस करते हैं कि जब आप वाटर का एक बूंद भी अगर कंसंट्रेटेड एसिड में डालिएगा तो उस एसिड का क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगा। एक बूंद वाटर भी बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा यहाँ पे। तो ये क्या होगा, तुरंत बाहर निकल कर ये फिर हमारे क्लॉथ या ऑर्गन पे कहीं भी जा सकता है। तो इसीलिए ये क्या है कि अनफेवरेबल है, ये हम कभी नहीं करना पसंद करेंगे क्योंकि एक बूंद वाटर भी हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। लेकिन फिर वही केस, ठीक है, वही केस अगर हम पहले वाले के लिए ले, जिसमें एसिड को हम वाटर के साथ ऐड कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक ड्रॉप एसिड डालेंगे इस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में। तो इसमें जैसे ही ये एसिड जाएगा, वो एसिड से जितना एनर्जी रिलीज होगा वो सारा का सारा एनर्जी कहाँ ऑब्जर्व हो जाएगा, इस वाटर के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसीलिए ये वाटर जो है बाहर निकल नहीं पाएगा और हमारे लिए उतना भी हार्मफुल नहीं होगा। इसीलिए जब भी आप एसिड को वाटर में मिलाइए, एकदम धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालिए और दूसरी बार ड्रॉप बाय ड्रॉप डालने के साथ साथ इसमें क्या है, स्टाइरल लगाना है। स्टाइरल के हेल्प से इसको क्या करना है, मिलाते जाना है हमेशा। ठीक है, उसी मिलाने के क्रम में क्या होगा कि आपका जितना एनर्जी से रिलीज होगा वो सारा का सारा एनर्जी इस पूरे होल वाटर में एक्सपेंड होते चल जाएगा, पूरा फैलता हुआ चल जाएगा। मतलब एनर्जी फिर बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये क्या होगा, एक मतलब सफिशियंट मेथड हो जाएगा हमारे लिए कि एसिड को वाटर में मिला के हम डाइल्यूट एसिड बना सकते हैं। ठीक है, तो आपसे जब भी कोई पूछे कि वाटर को एसिड में मिलाना ज्यादा फेवरेबल है या फिर एसिड को वाटर में मिलाना ज्यादा फेवरेबल है, आप हमेशा आंसर ये दीजिए कि
एक्चुअली दोनों केस हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन हमको डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, एसिड को वाटर में मिलाकर बना सकते हैं। ये कंडीशन हमारे लिए ज्यादा फेवरेबल है। ठीक है। अब कह रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है एसिड का प्रॉपर्टी, उसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला जो प्रॉपर्टी है वो कह रहा है कि एसिड सब सावर टेस्ट, ये तो हम देख ही लिए। फिर दूसरा प्रॉपर्टी कह रहा है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ये भी हम देख ही लिए। देख, ब्लू लिटमस रेड टर्न्स होता है, इससे रिलेटेड वीडियो हमने बना रखा है एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लेमन में, तो उसमें आपको दिखेगा कि ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाता है। ठीक है। तो इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप क्या करिए, देख सकते हैं कि एसिड ब्लू लिटमस को किस तरह रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और दूसरा केस क्या है, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कैसे करता है कि देखिए, ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है, तभी हमें क्या मिलता है, वो जो आप बैटरी देखे होंगे ना, बैटरी हमें यहीं से मिलता है। ठीक है। ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है, इसीलिए हम इसको ये भी बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स इसको बोलते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स इसलिए बोलते हैं कि जो हम एसिड लेते हैं, ठीक है, एसिड का काम क्या है कि एसिड अपना जो है आयंस बनाना शुरू कर देता है। ठीक है। अगर हम मान लीजिए कि जैसे है NaCl, NaCl नहीं, सॉरी, HCl। ठीक है। HCl है, HCl को जब आप वाटर में डालिएगा तो ये क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। जैसे ही इसमें आयंस बना, ठीक है, आयंस बना, पॉजिटिव नेगेटिव बना, इसका क्या मतलब है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फ्री होना स्टार्ट हो गया। ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देगा। इसी के हेल्प से आप देखे होंगे कि आप पढ़िएगा, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर है क्लास 12th में। उसमें क्या होता है कि दो रोड रहता है, उस दो रोड में एक सॉल्यूशन ये लेते हैं इसमें। ठीक है। और ये सॉल्यूशन उसी मटेरियल, जो मटेरियल का कंपाउंड रहता है, उसी कंपाउंड का ये सॉल्यूशन रहता है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड में जनरेट हो जाता है प्लस चार्ज एक पे, और एक पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। इसी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब फ्लो होने की वजह से इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो यहीं से हम बोल देते हैं कि जो एसिड है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12 के इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर में। ठीक है। यहाँ थोड़ा सा हम बता दिया कि इसमें क्या होता है, एक रोड पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है और दूसरे रोड पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। इसके वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो जितना भी एसिडिक सॉल्यूशन है, वो सारा का सारा एसिडिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है, फोर्थ पॉइंट में क्या आ रहा है, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जितना भी मेटल है, वो जैसे ही एसिड के साथ मिलेगा, वो सारा का सारा रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। देखिए, हम आपको बताते हैं अभी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल में यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हैं कि इसमें जो होता है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ठीक है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। एक एग्जांपल से हम आपको बताते हैं अभी। इसमें हम लेते हैं, यहाँ पे हमने दिया है एक मेटल जेड जिनको बोलते हैं जिसको, और एक एसिड लिए है HCl। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि ये क्या है, जेडन हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव है, किससे हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, इससे हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से हाईली रिएक्टिव है। इसका क्या मतलब हो गया कि हाइड्रोजन से अगर हाईली रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन वाले सॉल्यूशन में जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। ये तो फिक्स हो गया। मतलब जब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, तो इसके पास, जिंक के पास एक ही ऑप्शन है कि वो किसके साथ कंबाइन होगा, क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा। तो हमारा जो सब्सटेंस बनेगा, वो किसके किसके हेल्प से सब्सटेंस बनेगा, Zn और Cl के हेल्प से एक कंपाउंड बनेगा। उस कंपाउंड को बोलेंगे साल्टम। ठीक है। और वो कंपाउंड कैसे बनेगा, देखिए, Zn का वैलेंसी क्या होता है 2, और क्लोरीन का वैलेंसी क्या होता है 1। जब कंपाउंड बनता है, तो इसमें क्या होता है, वैलेंसी एक्सचेंज हो जाता है। जब वैलेंसी एक्सचेंज होगा, तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा आपका ZnCl2। ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे कंपाउंड बनेगा, वो बन जाएगा ZnCl2। अब हमारे पास बच क्या गया है, सिर्फ H बच गया है।
ठीक है, देखिए H प्लस बच गया, और ये जो है H प्लस सिंगल अनस्टेबल रहता है, सिर्फ H प्लस जो हाइड्रोजन आयन है वो अनस्टेबल रहता है, इसको एक और हाइड्रोजन हर हाल में चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तभी जाके ये क्या करेगा, स्टेबल रहेगा। इसको एक हाइड्रोजन जो मिलेगा H माइनस मिलेगा, तभी जाके ये क्या बनाएगा, H2, ठीक है। और ये जो है H माइनस कहाँ से आता है, इसी जगह से आता है, ठीक है। और कब आता है, जब हम इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। इसी जगह से क्यों आता है, क्योंकि ये जो एसिड है वो एसिड क्या है, डाइल्यूट एसिड है, ठीक है, इसमें वाटर का अमाउंट है, वहीं से इसको H माइनस मिल जाता है, फिर जाके ये क्या बन जाता है, H2O, H2, और ये H2 क्या होता है, पॉप साउंड के वजह से रिलीज हो जाता है। जब ये रिलीज होगा तो एक साउंड निकालेगा, उस साउंड को बोलते हैं पॉप साउंड, ठीक है। आई होप कि ये आप जो मेटल प्लस एसिड इज इक्वल टू साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस है, इस थ्योरी को आप इसके वजह से अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं साल्ट, ठीक है। अब एक और एग्जांपल हम आपको लेकर समझा देते हैं, जैसे कि अगर हम लें Na, Na मतलब Na मतलब हो गया सोडियम, और दूसरा जो हम लेते हैं एसिड H2SO4, ठीक है। अब देखिए यहाँ Na क्या है, हाईली रिएक्टिव है H2 से, तो ये जो सब्सटेंस बनाएगा Na किसके साथ सब्सटेंस बनाएगा, SO4 के साथ सब्सटेंस बनाएगा। और देखिए Na का वैलेंसी हो गया 1 और SO4 का वैलेंसी हो गया 2, वैलेंसी एक्सचेंज करेगा तो हमारे पास जो सब्सटेंस बन जाएगा Na2SO4, ये वाला सब्सटेंस हमें मिल गया। तो इस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड को बोलते हैं साल्ट, ठीक है। और हमारे पास सिर्फ बच गया क्या, H2, ठीक है। और ये जो एसिड रहेगा ये भी एसिड डाइल्यूट एसिड ही रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह आप जितना भी मेटल्स का आएगा वो सारा का सारा मेटल्स का आप बना सकते हैं। एक और एग्जांपल से हम आपको समझा देते हैं, जैसे कि दूसरा मेटल ले ले Al प्लस HCl। देखिए ये जो बनेगा क्या, Al का वैलेंसी 3 होता है, क्लोरीन का होता है 1, तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा AlCl3, ये नहीं होगा, 2 नहीं होगा इसमें, 2, AlCl3 बनेगा, प्लस ये क्या बन जाएगा, H2 गैस रिलीज होगा। और इस इक्वेशन को आप क्या करिए, बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस कर लीजिए और ये भी बैलेंस कर लीजिए। सेकंड वाला जो हम बैलेंस करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 और 2 2 2, ठीक है, बाकी सब ठीक है। हम बैलेंस क्यों करते हैं, बैलेंस करते हैं इसीलिए कि ये फॉलो करे, किसको फॉलो करे, फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो करे, इसीलिए हम ये बैलेंस करना हमारा बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए जब भी आप केमिकल इक्वेशन लिखिए वहां पे आप अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस जरूर करके लिखिए, ठीक है। तो ये वाला जो फोर्थ पॉइंट है ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। कि उसके बाद है मोस्ट ऑफ द एसिड रिएक्ट टू मेटल टू फॉर्म साल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। जितना भी मेटल्स है, मैक्सिमम मेटल्स क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करके वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। कुछ कुछ मेटल है जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, उसको आप किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करवाइए वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा और ना ही साल्ट बनाएगा, ठीक है। इसीलिए देखिए जितना भी है, कर्ड हो गया, ठीक है, और विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, ये सब जो जूस है वेसल में नहीं रखा जाता है, मेटल वेसल में नहीं रखा जाता है। जैसे कि जो मेटल हाईली रिएक्टिव टाइप का रहता है तो उसमें नहीं रखा जाता, अगर रखा जाएगा तो वो क्या होगा, वो मेटल खराब होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, जो डिस्कस करेंगे वो फिफ्थ पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं रोक देते हैं, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है इसी पॉइंट तक, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो भी इस बाकी जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी लिंक्स वगैरह होगा वो सारा का सारा लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप हर चीज को देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।